चलो करें चालू। तो आज का लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया था कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का जरूरी मतलब होना जरूरी है, लेकिन देयर आर सब कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी चलता है। उसके कुछ एक्सेप्शन पड़े थे। सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। उसके अंदर चार कंडीशंस थी। क्या थी? एग्रीमेंट जो भी है वो राइटिंग में होना चाहिए, बराबर, रजिस्टर्ड विथ लॉ होना चाहिए या कोर्ट ऑफ लॉ होना चाहिए। थर्ड था, देयर शुड बी ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रेजेंट एट टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और चौथी कंडीशन क्या थी कि जो पर्सन है, जो पार्टीज है, वो नियर रिलेशन में होने चाहिए। नियर रिलेशन के मतलब क्या होता है? नियर रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक तो ब्लड रिलेशन, नहीं तो फिर हस्बैंड वाइफ, बराबर। चलो, अभी हमने क्या पढ़ा था? एक केस लॉ पढ़ा था, वेंकट स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी। उसके अंदर क्या हुआ था? ए ने लोन दिया, ए ने सी सॉरी ए ने लोन लिया है किसी से, और बी उसका भाई है। ए पे नहीं कर पा रहा है तो बी ने पे कर दिया। चलेगा? चल जाएगा। बी उस बंदे को जिसने लोन दिया है उसको पैसा दे रहा है, उसके अगेंस्ट में वो कुछ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, भले उसके उधर सामने से कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि लव, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और नियर रिलेशनशिप है, बराबर। दूसरा केस लॉ देखा था, राज लकी दुबे वर्सेस भूतनाथ। इसके अंदर क्या हुआ था? क्या हुआ था इसके अंदर कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कि मैं हर महीने या हर साल तेरे को 20-20 हजार रुपए करके दूंगा। अब हुआ क्या? कुछ सालों के बाद इसने देना बंद कर दिया, हस्बैंड ने वाइफ को देना बंद कर दिया। अभी वाइफ को आया गुस्सा, वो कोर्ट में चली गई, बराबर। कोर्ट में बोलती, कोर्ट में हस्बैंड बोलता है कि देखो कंसिडरेशन नहीं भी है, मतलब कंसिडरेशन नहीं है तो ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वाइफ बोलती नहीं, ऐसा थोड़ी क्या होता है, लव एंड अफेक्शन में चलता है। तब कोर्ट क्या बोला कि तुम्हारा डाइवोर्स हुआ फिर तुमने ये सब किया ना, तुम्हारा क्या हुआ? डाइवोर्स हुआ, फिर तुमने ये ऑफर किया, एग्रीमेंट किया। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या डाइवोर्स हुआ तब तुम्हारे पास लव एंड अफेक्शन था क्या? तो बोलते नहीं था, तो इसलिए फिर हस्बैंड जीत गया। हम्म? समझा? इसके बाद में हमने पढ़ा था कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, मतलब कोई सर्विसेज जो पास्ट में दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है। जैसे वो राजा वाला केस देखा था, याद है ना? वो खून कर देता है, राजा के पास बोलता है कि मुझे बचा ले, ऐसा वैसा। वो दोस्त को बोलता है राजा के पास जाओ और बता दे, बचा ले मेरे को, राजा को समझा वचा के। वो बंदा बचा भी लेता है, और फिर जो अमाउंट तय हुई थी वो देता नहीं है। कौन? जिसने मर्डर किया था वो बंदा, वो नहीं देता उसको। ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे क्या था? वैलिड था। क्यों? क्योंकि पास कंसिडरेशन था। जिसने मर्डर किया वो क्या बोलता? तूने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तेरे को पैसा ही क्यों दूं? बोलता मैंने तेरे लिए ये किया है पास्ट में। समझा? डन है यहाँ तक? वैसे सेम चीज है। चार चीजें होना बहुत जरूरी है कि जो सर्विस दी गई वो खुद से दी गई हो, बराबर। दूसरी, सर्विस दी गई है वो प्रोमिसर को दी गई हो, बराबर, प्रोमिसर ने बोला और प्रोमिसर को दी गई। तीसरी, प्रोमिसर जिंदा हो, एग्जिस्टेंस में हो तब। और चौथी, प्रोमिसर के इंटेंशंस में होना चाहिए कि वो कंपेंसेट करना चाहता है। समझा? प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। टाइम बाय डेट का मतलब क्या है? कि ऐसा डेप्ट जो 3 साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग और 3 साल तक कोई उसके अंदर, सॉरी, जो ड्यू डेट के बाद भी आउटस्टैंडिंग और 3 साल तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब ए ने बी को लोन दिया था 2012 में 50,000 का, आज 2016 आ गया है, ड्यू डेट तो कब की खत्म हो गई है, और 2016 समझो, 2016 ड्यू डेट थी कि तब तक पे कर देने का। अभी 2016 से लेके 2019 तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या हो जाएगा? ये टाइम बाय डेट, बराबर। अभी क्या होता है? सुनो, अभी क्या होता है? टाइम बाय डेट का मतलब ये हो गया। अब अब वो बंदा आता है, अभी वो जिसने पैसे डुबाए थे वो बंदा आता है और बोलता है कि मैं ना तुमको क्या करूंगा, पैसे दे दूंगा जो मैंने गलती से क्या कर दिए थे, डुबा दिए थे। तो अब ये जो क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट है, वो क्या है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि भले एक साइड से कंसिडरेशन जा रहा है लेकिन दूसरे साइड से क्या है? टाइम बाय डेट वाला प्रोविजन लग जा रहा है। समझा? चलो, उसके बाद में एजेंसी।
ये शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था कि कोई भी एजेंट को अगर तुम लोग गुड्स वगैरह सेंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, सामने से वो कंसिडरेशन आओ नहीं आओ, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बेल में कंप्लीटेड गिफ्ट, किसी को तुमने कुछ गिफ्ट दिया तो सामने से तुम दूसरा गिफ्ट मत मांगो, या आगे चल के वो गिफ्ट के लिए पैसे मत मांगो, क्या ये वैलिड है, भले उसके सामने से कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। डन है। फिर था बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट मतलब क्या, कि किसी के पास तुमने सिक्योरिटी के लिए गुड्स रखे और अब वो बंदा वो गुड्स वापस दे रहा है, तो सामने से कुछ नहीं मांग सकता तुमसे, समझा। डन है। फिर हमने चालू किया था प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कि कोई स्ट्रेंजर है ना, सू नहीं कर सकता है, बराबर। कोई स्ट्रेंजर क्या नहीं कर सकता है, केस नहीं कर सकता है। चलो, केस नहीं कर सकता है किस पे, ऑन द पार्टीज विच आर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, ए बी पे कर सकता है, बी ए पे कर सकता है, लेकिन सी क्या कर सकता है, सी किसी पे सू नहीं करेगा। ठीक है, चलो। चलो, लेकिन उससे उसके भी कुछ एक्सेप्शन है कि स्ट्रेंजर कब कब सू कर सकता है। इसका मेन मोटो क्या था, कि जब जब स्ट्रेंजर क्या है, बेनिफिशियरी है, तब वो कर सकता है। जैसे कि a person in whose favor a charge or other interest in some specified property has been created। जैसे इसके ऊपर एक बहुत सही केस लॉ देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम, बराबर। इसमें क्या हुआ था, ए का लड़का था और बी की लड़की थी। ए ने क्या बोला कि तू मेरे लड़के के साथ तेरी लड़की की शादी करवा दे, मतलब बी की लड़की की शादी करवा दे, मैं क्या करूंगा इन रिटर्न, कि तुझे खर्चा पांदन दूंगा, खर्चा पांदन दूंगा, बराबर। लेकिन बाद में क्या हुआ, ए के लड़के ने खर्चा पांदन दिया ही नहीं। क्या बी की लड़की केस कर सकती है, हाँ, और जीत भी सकती है। क्यों, क्योंकि वो भले ही वो थर्ड पार्टी थी, लेकिन वो बेनिफिशियरी थी। चलो, agreement is made in connection with marriage, partition or other family arrangements and provision is made for the benefits for a person। इसके अंदर भी एक केस लॉ देखा था अपन ने, केस लॉ तो नहीं, सिर्फ केस ही देखा था। क्या था, मम्मी से बात किया तूने, बैठना फिर तू, चल, ठीक है, हो गया, बैठ गई, सेटल। क्या होता है इसके अंदर, कि ए बी और सी है और उनके एक पप्पा है, उनके पापा ने, है ना, ए और बी सी को इक्वल प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन सी तब यूएस में था, उसको पता नहीं था, बराबर। सी को तब पता नहीं था, और ए और बी ने उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो रेंट आउट कर दी, किसको, डी को। अब हुआ क्या प्रॉब्लम, सी रिटर्न आ गया, सी रिटर्न आ गया, उसको पता चला कि अपने नाम से प्रॉपर्टी थी, बराबर। क्या सी ए और बी पे केस डाल सकता है, हाँ, क्योंकि वो बेनिफिशियरी था, वो प्लॉट किसको, वो प्रॉपर्टी किसकी थी, सी की थी, वो बेनिफिशियरी था, वो बोल नहीं सकता है कि एक ए और बी ने बोला ये तो हमारा और टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है, ये तो हमारा और पापा का कॉन्ट्रैक्ट है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है। लेकिन वो बोला कि नहीं भाई, मैं बेनिफिशियरी हूँ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, समझा। चलो। चलो, अब फीमेल मेंबर कैन एनफोर्स द प्रोविजन मेड फॉर मैरिज और अदर एक्सपेंसेस। मतलब जब एचयूएफ टूट रहा है ना, दो भाइयों में बट रहा है ना, तो बहन के लिए भी कुछ तुम करो, बराबर, प्रोविजन करो। अगर प्रोविजन का वो लोगों ने एग्री किया कि तेरी जब शादी होगी, या तेरी प्रेगनेंसी में, या तेरे कोई बच्चे बच्चे का खर्चा हम लोग ले लेंगे, और फिर नहीं दिया, तो बहन क्या कर सकती है, केस ठोक सकती है। इसका एक केस था, क्या था, ये रकमाबाई वर्सेस गोविंद। इन्होंने इसको मैरिज का खर्चा देने के लिए प्रॉमिस किया, फिर मुंह कर गए। चलो, इन द केस ऑफ एन स्टॉपल बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब क्या होता है स्टॉपेबल, मतलब स्टॉपल्स मतलब क्या होता है, कि स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। इसके अंदर एक केस देखा था, एल ने एम को पैसा दिया कि जाके एन को दे के आ, एम ने एन को पता है कि तेरा पैसा मेरे पास पड़ा है, एन आया भी, पैसा दे, एम ने बोल दिया नहीं दूंगा, एम ने क्या बोल दिया, नहीं दूंगा, समझा। क्योंकि एम क्या बोल रहा है, देख भाई, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, तू क्या दे रहा है, तू कुछ भी नहीं दे रहा है मुझे। तो इसके अंदर एक प्रोविजन लिखा गया है कि तुम लोग स्टॉपल लगा सकते हो, क्या स्टॉपल्स लगा सकते हो। सी क्या बोल सकता है, कि तुझे ये जो हरकत कर रहा है तू मेरे साथ गंदी गंदी, वो मैं रोक सकता हूँ, वो लॉ उसके अंदर दे दिया है, समझा। उसको वो डिनाई करने से रोक सकता है कि तू मेरे को पेमेंट करना ही पड़ेगा, डिनाई करने से रोक दिया, ठीक है।
देयर इज अ कंडीशन कॉन्विनेंट रनिंग विद द लैंड, मतलब क्या, मैं बायर हूं और एक सेलर है। सेलर की कुछ कंडीशंस है कि वो लैंड के ऊपर उसका रेवेन्यू टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स सब बचा है उसको पे करने का। उसने मुझे पे कर दिया, उसने मुझे लैंड बेच दी, मैंने उसको पे करके लैंड खरीद भी ली। अब गवर्नमेंट सीधा मेरे से मांगती है पैसा। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मेरे को बदले में क्या देगे? बोले पापा को शांतपना सिखाना बंद कर, तू सब सेक्शन नंबर 5 पढ़। क्या लिखा गया उसके अंदर? देर इज कंडीशन रनिंग विद द लैंड। जो कंडीशन है वो तेरे को मानना पड़ेगा, भले कंसिडरेशन हो या नहीं हो, बराबर। फिर आज हमने स्टार्ट किया था कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कौन ऐसा बंदा कॉम्पिटेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कौन बंदा कॉम्पिटेंट हो सकता है? कॉम्पिटेंट बंदे की एक मैंने डेफिनेशन बताई थी, क्या थी? कि जो भी बंदा रीजनेबल डिसीजंस ले सकता है, वो कौन हो गया? कौन हो गया वो? कॉम्पिटेंट बंदा हो गया, ठीक है। क्या बोला गया सेक्शन नंबर 11? हु इज कॉम्पिटेंट? तो बोलते एवरी पर्सन, सिर्फ माइनर अनसाउंड माइंड वाला पर्सन और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाला पर्सन, 3% छोड़ के सारे पर्सन कॉम्पिटेंट है। अब माइनर का हमने स्टार्ट किया था, माइनर का डिस्कशन बहुत बड़ा चला था। माइनर का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी एक्ट ने 1875 के अनुसार अगर उसने 18 का एज क्रॉस नहीं किया है तो माइनर गिना जाएगा, बराबर। चलो, माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो, बराबर। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है? गलत तो है, मतलब रॉन्ग है वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कब से? इनिशियो से, पहले से ही रॉन्ग है। चलो, उसके बाद उसके अंदर केस लॉ देखा था, मुहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और उसके ऊपर क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। बच्चे ने क्या किया? बड़े से पैसा ले लिया और अब दे नहीं रहा है, और बड़े के पास कुछ चीज गिरवी भी रख दी थी, वो अंकल के पास कुछ चीज गिरवी भी रख दी थी, और वो पैसा नहीं दे रहा है। अंकल सीधा कोर्ट में चले गया। कोर्ट को बोलता है, कोर्ट कोर्ट ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा। कोर्ट बोलता है कब किया था एग्रीमेंट? बोलता है 16 साल का था तब। तो बोलता है क्या है? वॉइड एब इनिशियो। घर पे आया, अंकल घर पे आया, दिमाग लगाया, बोलता है एक काम कर, पैसा भी मत दे और ये तेरा जो बचा है ना वो भी लेके जा, लेकिन तो अगर ये गिरवी जो रखा है तूने वो वापिस से लेके जा रहा है मेरे से, तो उसके लिए कुछ तो पैसा दे दे। अब किसने केस डाल दिया? बच्चे ने। बच्चा बड़ा हो गया था ना, बच्चे ने केस डाल दिया कि अंकल ऐसा बोल रहे हैं कि उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, कि जो मॉर्गेज दिया था उसको छुड़ाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला कोई जरूरत नहीं, मॉर्गेज कब दिया था? जब तू बच्चा था, ठीक है। चलो, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। बच्चा था, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वही कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया, बड़ा होके नहीं चलेगा, समझा। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, वो हमेशा अपनी फायदे की चीज दे सकता है। जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कोई बच्चे के साथ कि हर साल तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, डन है, ठीक है। क्या मैंने अगर मुकर गया कि बच्चे को 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, क्या बच्चा केस डाल सकता है? हाँ, हाँ, बच्चा केस डाल सकता है, समझा। खोल लो, बैठ रहे, बैठ, खोल दे वो, बैठ, जाने का नहीं घर पे। ना मम्मी को बोलते भाग गई आधे क्लास में से, को ना हमारे पास नंबर जानना था। आना शिव, बैठ 2 मिनट बैठ जा, ठीक है। अब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब क्या है? माइनर हमेशा रो सकता है कि मैं माइनर था, मैं माइनर में तो तब तो छोटा बच्चा था, ऐसा, ठीक है। वो रो सकता है, अंकल के साथ झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन समझो कि माइनर ने क्या किया? झूठ बोला है कि मैं मेजर हूं और कॉन्ट्रैक्ट में गया, बराबर। तो क्या होगा? कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या बोलते रहे उसको? रेस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अंदर एक केस लो है, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। क्या था खानगुल वर्सेस लाखा सिंह में? क्या था गायत्री? ये केस लॉ में क्या था? हाँ, अंकल ने बच्चे को लोन दिया था क्योंकि बच्चे ने झूठ बोला था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बराबर। फिर क्या हुआ था? अंकल कोर्ट में गए थे, चलो फिर बच्चे को बोला कितना उड़ाया? कोर्ट ने पूछा कितना उड़ाया? बच्चा क्या बोला? 15,000। बच्चा को बोला कि अभी दे दे, 5 बज गए बेटा, दे दे।
अगर बच्चा 20 उड़ा देता तो, अगर बच्चा 22 उड़ा देता तो अंकल 2000 देते क्या? नहीं ना। चलो ठीक है, अब मेरे को एक चीज बता, बेस्ट चीज पूछता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिस्टेंस अगर लगाना है, रेस्टिट्यूशन लगाना है तो दो चीज चाहिए। सबसे पहले बच्चे झूठ बोला होना चाहिए, दूसरा कोर्ट की मर्जी होनी चाहिए कि तुम ये लॉ लगा सकते हो, ठीक है, ये डॉक्ट्रिन लगा सकते हो। डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल होता है। लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, अगर कोई बंदा है वो बच्चे को कुछ प्रोवाइड कर रहा है नेसेसिटीज के तौर पे, तो बच्चे से पूरा हक है कि मांग सकता है, छीन नहीं सकता, लायबल नहीं ठहरा सकता कि देना ही पड़ेगा, एक बार मांगने के लिए मांग सकता है। लेकिन उसकी भी दो कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए? बोल। वो ऐसी चीजों के लिए होना चाहिए जो एक्चुअल में नेसेसरी है, दूसरी, और बच्चे को जरूरी है नेसेसिटी की। ऐसा नहीं कि तुम ठूसते जा रहे हो ठूसते जा रहे हो, ऐसा नहीं, उसको जरूरी है, नेसेसिटीज चाहिए उसको तो दो। बराबर, चलो यहां तक डन है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन हाउ फार एनफोर्सिबल? देखो, गार्डियन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, अभी भी 20-25 मिनट क्लास चलने वाला है, ठीक है, जिसको जाना है जा सकता है, ठीक है। हाँ बोलो, चलो। गार्डियन, गार्डियन कब तक एनफोर्सिबल है? गार्डियन कब तक एनफोर्सिबल है? तो देखो, अगर सच्चा वाला गार्डियन है, मतलब कौन सा, एक्चुअल वाला, तो क्या होगा? तो क्या होगा गायत्री? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बराबर, कुछ नहीं होगा। अरे सॉरी, ठीक है, अगर सच्चा वाला गार्डियन है ना, तो वो क्या कर सकता है, माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बराबर, डन है यहाँ तक। चलो, लेकिन क्या होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट है ना बेनिफिटिंग टू माइनर होना चाहिए, माइनर का उसके अंदर बेनिफिट होना चाहिए। फिर आगे पढ़ा था नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट में क्या हमेशा ऐसा कर सकते हैं क्या माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट? तो बोलता है नहीं, जब प्रॉपर्टी माइनर की कोई प्रॉपर्टी वो बेचने की बात आती है ना, तब नहीं कर सकते, समझा, तब नहीं कर सकते। तब कौन कर सकता है? कोर्ट ने गार्डियन बताया ना, वही कर सकता है, कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन कर सकता है। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो उसकी कंडीशंस भी वॉइड ही हो जाएगी। नो इंसॉल्वेंसी, बच्चा पेमेंट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो भिखारी बन गया, ऐसी बात नहीं है, समझा। पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में बच्चे को जाना है तो जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऐसे नहीं जा सकता। माइनर एजेंट हो सकता है, हाँ एजेंट हो सकता है, लेकिन उसने जो भी कांड किया प्रिंसिपल उसको बोल नहीं सकता कि ये कांड क्यों किया, चल पैसा भर। डन। माइनर, माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियन, माइनर अपने मम्मी पापा का लटका नहीं सकता, मतलब उसके मम्मी पापा को लटका नहीं सकता है कि मोबाइल खरीद ले, आ जाओ पापा से पैसे मांग लो, ऐसे कभी नहीं कर सकता माइनर। डन। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर और अडल्ट, माइनर और अडल्ट ने साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया तो पैसा किससे मांग सकते हैं? अडल्ट से। श्योरिटी फॉर अ माइनर, अगर माइनर दुकान में जाता है 20,000 का मोबाइल खरीदता है और दुकानदार को बोलता है कि मैं 20,000 रुपये दे दूंगा, नहीं दिए तो कोई टेंशन नहीं, माइनर जीत गया, दुकानदार हार गया। लेकिन दुकानदार ने बोला कोई श्योरिटी दे, कोई मेजर श्योरिटी दे, और उसने 18 साल के ऊपर वाले का किसी का श्योरिटी दिया कि ये मेरा श्योरिटी है, अगर मैं पे नहीं कर पाया तो ये भाई पे कर देंगे, तो क्या होगा, फिर वो अडल्ट बंदा पे करेगा। क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। गलती से बन गया तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को उठा के बाहर फेंक देना पड़ेगा, चाय में से मक्खी कैसे निकालते ना, वैसे निकाल के बाहर फेंक देना पड़ेगा। बराबर। लेकिन अगर पापा मम्मी का कोई शेयर था और वो उनको कुछ हो जाता है, तो उनसे जो ट्रांसमिशन होने वाला है शेयर्स का, या ट्रांसफर होने वाला है, क्या वो लीगल है? हाँ वो लीगल है। लाइबिलिटी फॉर ट्रॉट्स, मतलब बच्चे ने झूठ बोला कि अंकल अंकल घोड़ा दे दो, मैं घोड़ा सिर्फ चलाऊंगा, मैं घुमाऊंगा, कुछ करूंगा नहीं, और लेके गया और कॉलेज में एक बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो अब बताओ, आप बच्चा लायबल है, जेल में जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा था पर्सन ऑफ साउंड माइंड ही जा सकता है, मतलब अनसाउंड माइंड मतलब कौन है, कौन बंदा जो कंपिटेंट इसी, सॉरी क्या बोलते थे उसको, वो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता है। बराबर, वो बंदा। अभी समझ लो कोई बंदा पागल है,
उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो वॉइड है कि वैलिड है? वॉइड है। एक बंदा था, वो अच्छा खासा था दिमाग से, बाद में पागल होगा, बाद में गजनी बन गया, वॉइड है कि वैलिड है? वैलिड। एक बंदा था जो कभी कभी पागल रहता है, कभी कभी अच्छा रहता है, तो जब जब अच्छा था और तब कॉन्ट्रैक्ट किया, वो वॉइड है, सॉरी वैलिड है। और जब जब पागल रहता है तब कॉन्ट्रैक्ट किया, तब क्या है? void है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, जिसको कोर्ट ने बोला कि तू डिस्क्वालिफाइड है, तू अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गिर सकता। इसे कौन थे? चार लोग थे, एलियन, एनिमी, कन्विक्ट और फॉरेन डिप्लोमेट्स और कंपनी। एलियन एनिमी का क्या था? एलियन एनिमी का मतलब क्या है कि ऐसा कोई देश है जिसके साथ अपना वॉर डिक्लेयर हो गया है, और वहां पे वहां का जो बंदा है, मतलब वहां का जो बंदा है, वो अभी अपने को क्या करेगा, और उसका उसके साथ जो भी था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो बंदे को बोला जाएगा एलियन एनिमी, और कॉन्ट्रैक्ट जो भी था वो खत्म हो जाएगा। नया कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं नया कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड करवा सकता हूँ। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तो। चलो, कन्विक्ट मतलब जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट किया गया, 3 साल की जेल, 5 साल की जेल, जो भी हो वो, बराबर, समझा? वो ना ही कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बराबर। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है। कैसे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है तो। फॉरेन डिप्लोमेट से, जो बाहर के जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो, उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते कब? अगर कोर्ट ने बोला है तो। सीजी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो कोर्ट ने अगर परमिशन दिया, या तो कोर्ट में वो खुद से ही चले गया, प्ली डाल दी कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है, और कोर्ट ने परमिशन दे दिया तो। ठीक है। और कंपनी, कंपनी कब नहीं कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, कब इनकम्बेंटेंट हो जाती है? जब उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है? वॉइड, बराबर। अभी देखो, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर मतलब जैसे अपनी क्लासेस में सिर्फ पढ़ाने का काम है, और मैंने लोन बांटना चालू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वॉइड। ठीक है, तो ये अपन ने किया था। चलो बाय, मिलते हैं।